हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंप्लीट कोर्स ऑफ ज्योग्राफी। इसका हमने कल फर्स्ट सेशन करा था। आज हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें आपको मैंने सिलेबस के बारे में ओवरव्यू दिया था कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इस कोर्स में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, क्या क्या सिलेबस है। तो और कल फिर हमने कॉस्मोलॉजी से स्टार्ट करा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर सब्जेक्ट किसी ना किसी एक सब्जेक्ट से लिंक होता है। तो ज्योग्राफी में बेसिकली हम क्या करते हैं, जनरल फीचर्स और एटमॉस्फेयर का स्टडी करते हैं, अर्थ का। बट अर्थ जो है वो यूनिवर्स का एक पार्ट है, हमने जैसे कि पढ़ा था। तो अर्थ को पढ़ने से पहले हमने थोड़ा बहुत यूनिवर्स का देखा था कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसा हुआ, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉस्मोलॉजी को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो कॉस्मोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक रह गया है 5 मिनट का, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। फिर आज के सेशन में हम आपका अर्थ पे मूव करेंगे कि अर्थ के जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो जो कॉस्मोलॉजी का एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, तो वो था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन यूनिवर्स, के यूनिवर्स के अंदर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूनिट्स यूज होती हैं। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर लेते हैं या मीटर लेते हैं कि कितना मीटर कितना किलोमीटर डिस्टेंस है। तो यूनिवर्स में जो है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसको हम किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं बट वो एक बहुत बड़ा टर्म निकल के आता है। इसलिए थोड़ी आपकी 3 यूनिट्स हैं, उनको आइए हम स्टडी करते हैं। तो पहली यूनिट है आपकी लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब कि किसी जगह पे वैक्यूम क्रिएट करा जोग्राफर्स ने, साइंटिस्ट ने, और वहां पे लाइट को पास करा कितनी स्पीड से? 3 × 10⁸ ये लाइट की स्पीड होती है। इस स्पीड से लाइट को जब हम वैक्यूम में पास करते हैं तो वो एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको कहते हैं लाइट ईयर। तो ये आपकी कितनी होती है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है आपका 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, बाकी आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 9.46 × 10⁻18 मीटर। आपका सीपीओ CHSL में एक बार ये पूछा गया था कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना किलोमीटर, और मीटर तो ऐसे करके वो आपको घुमा देता है। तो आप एक याद रखिएगा, बाकी शायद दूसरा वाला आपको खुद याद हो जाएगा कि किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो उसमें बढ़ा दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट आइए हम मूव करते हैं। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूं। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में वैक्यूम के अंदर, ठीक है? तो वो होता है आपका लाइट ईयर। सेकंड है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है आपकी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। जो हमारा अर्थ है और सन है उसके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है? तो इसका आपका डेफिनेशन क्या बन जाता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये एवरेज क्यों कह रहे हैं हम आपको, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं आज के ही सेशन में। तो ये कितना होता है आपका? ये होती है आपकी 1.49 × 10⁸8 किलोमीटर, ठीक है? सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 14.14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर। तो इसको हम लिखते हैं 1.49 × 10⁸8 किलोमीटर, ठीक है? ये हो गई आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो इसका सिंबल है AU, ठीक है? तो 1 AU कितना हो गया? 1.49 × 10⁸8 किलोमीटर। इसको हम लाइट ईयर में जब चेंज करते हैं तो 1 AU इक्वल टू होता है आपका 1 लाइट ईयर जो होता है आपका, ये तो बड़ी क्वांटिटी है जैसे कि हमने अभी देखा। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 60,000 AU, ठीक है? तो ये हो गई आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है? नेक्स्ट है आपकी पार्सेक। नेक्स्ट क्या है आपकी? पार्सेक। पार्सेक क्या होती है आपकी? पार्सेक होती है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है? लार्जेस्ट यूनिट जो है डिस्टेंस को मेजर करने की वो है पार्सेक, ठीक है? तो ये क्या है?
लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, ये कितनी होती है आपकी, तो ये होती है 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, पार्सेक क्या है आपकी, लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, जो कि कितनी होती है 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स। ओके, तो ये 3 थी। बाकी एक चौथी चीज और होती है, उसको हम देख लेते हैं। वो यूनिट नहीं है, मैं आपको वो बता चुका हूं ऑलरेडी, एक बार और उसको देख लेते हैं। तो ये है आपकी कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर, और इसको बोलते हैं गैलेक्टिक ईयर, गैलेक्टिक ईयर, और इसको बोलते हैं आपका गैलेक्टिक पीरियड। मैंने आपको बताया था कॉस्मोलॉजी में कि हर्शल साहब आए थे। हर्शल साहब ने एक थ्योरी दी थी कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक बहुत टाइनी पार्ट है एक सिस्टम का, जिसका नाम उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी दिया। उसमें भी हम एंड पे हैं, उस सिस्टम के भी हम बिल्कुल एंड पे हैं। और जो हमारा सन है वो भी स्टेशनरी नहीं है, वो भी रोटेट करता है गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के अलोंग। और वो कितना टाइम पीरियड लेता था, 250 मिलियन ईयर्स लेता था सन हमारा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो कॉस्मिक ईयर कुछ नहीं है, कॉस्मिक ईयर यही है कि आपका टाइम टेकन बाय सन, टाइम टेकन बाय सन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड इट्स गैलेक्टिक सेंटर, के अपने गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम सन लेता है उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। तो ये कितना होता था, 250 मिलियन ईयर्स, 200 मिलियन ईयर साल लेता है हमारा सन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। यहां पे आपका एंड हो जाता है कॉस्मोलॉजी का। ठीक है, कॉस्मोलॉजी का एंड नहीं होता है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कितना पोर्शन आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्मोलॉजी का हमें इतना ही कोर्स पढ़ना है, अराउंड एक ही लेक्चर समझिए, ये थोड़ा सा रह गया था। बट कॉस्मोलॉजी में तो बहुत कुछ है, डॉक्टरेट लेवल पे, रिसर्च लेवल पे कॉस्मोलॉजी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। बट हमको करंट से रिलेटेड और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही कुछ पढ़ना था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा सब कुछ। आइए नेक्स्ट, आज हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं क्लास का, जिसमें हम अर्थ के बेसिक फीचर्स को देखने वाले हैं कि अर्थ का शेप कैसा होता है, अर्थ की एज कितनी है, अर्थ के कौन कौन से मोशंस करती है हमारी अर्थ। ठीक है, बाकी उसकी सन से डिस्टेंस कितनी है, क्या है, पास है, दूर है, वो सब अभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम आपका अर्थ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, अर्थ के बेसिक फीचर्स का अभी ऊपर का कि अर्थ के बारे में, उसका शेप है, मैंने बताया आपको, वही देखेंगे। ये मैंने ऑलरेडी एक सर्किल बना दिया है, क्योंकि मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने बहुत थोड़ा सा टाइम लिया है इसको बनाने में, ताकि आप लोगों को साफ दिखे। और इसी सर्किल पे मैं मिटा के बना के बार बार काम करने वाला। ठीक है, तो हम फीचर्स ऑफ अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें एज ऑफ अर्थ। पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ, अर्थ का एज कितना है, अर्थ का एज हमें कैसे पता चला, क्या हुआ, तो आइए देखते हैं। तो ज्योग्राफर्स और साइंटिस्ट ने अर्थ की एज निकालने के लिए जो टेक्निक यूज करी, जो अर्थ की एज निकालने की टेक्निक यूज करी, उसका नाम है आपका रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग। आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है बस, क्योंकि ये क्या होती है रेडियो एक्टिव डेटिंग, ये हम साइंस में, फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, तो इसको वहां देखेंगे। बस आप अभी यहाँ के लिए नाम रखिए, याद रखिए कि अर्थ की एज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करी गई है, तो वो रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक का यूज कराया हमारे ज्योग्राफर्स ने। अब अर्थ की एज को हमने कहां से निकाला, तो अर्थ की एज को हमने 2-3 जगह से निकाला। एक तो हमने अर्थ की क्रस्ट को, जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे जो क्रस्ट, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है,
तो ये अर्थ का कोर है, अंदर वाला पार्ट। तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ऐसे मान के चलिए इतना वाला जो पार्ट है, इसको अर्थ का हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, सब हम पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चलिएगा। तो ये मान लीजिए अर्थ का क्रस्ट है। तो जब हमने अर्थ के क्रस्ट से जो स्टोन्स वगैरह या सॉइल वगैरह निकाली और उससे हमने कार्बन आपका रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक्स का यूज करके एज निकाला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट। तो जब हमने अर्थ के क्रस्ट से अर्थ की एज को पता करना चाहा, तो वो हमारे पास निकल के आई 3.6 बिलियन ईयर्स। 3.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, और इसके लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज करी थी, तो वो थी आपकी रेडियो एक्टिव डेटिंग। उसमें भी कौन सी, तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग। पोटेशियम आर्गन डेटिंग के थ्रू हमने अर्थ की क्रस्ट से, जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जिस जमीन पे हम रहते हैं, वहां से ही कुछ आधा 1 किलोमीटर के अंदर तक हमने जो रॉक्स मिले, उनसे हमने अर्थ की एज निकाली, तो वो निकल के आई 3.6 बिलियन ईयर्स। इससे हमने पता करा कि अर्थ का जो क्रस्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इतने साल पहले या इतने साल पहले बना था या इतने साल पुराना है। ठीक है, सेकंड जो हमने अर्थ की एज निकाली, वो किससे निकाली, तो वो हमने निकाली मीटियोराइट ऑन अर्थ। मीटियोराइट ऑन अर्थ और आपका रॉक फ्रॉम मून। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अर्थ की सरफेस पे एक मीटियोराइट आके गिरा था, जिससे लूनार लेक बना था आपका महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या हुआ, आपको एक छोटा सा, मैं समझता हूँ शायद आपको पता हो या जनरल नॉलेज हो, कि हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। ठीक है, हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। तो आपको शायद पता हो कि हमारे अर्थ में एक ऐसी लेयर है जो बहुत ज्यादा हीटअप है, बहुत ज्यादा गर्म है। उसमें इतनी ज्यादा हीट है कि कोई भी पार्टिकल यदि अर्थ के ऊपर आता है, अर्थ की तरफ आता है, तो वो जल जाता है। ठीक है, तो जब मीटियोराइट हमारे अर्थ पे आके गिरा ऐसे करके, तो मीटियोराइट का ऊपर वाला सरफेस सब जल गया। जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा मीटियोराइट था, तो इसका इतना हिस्सा सब जल गया, ऐसे करके इतना हिस्सा ऊपर का सब जल गया। तो खाली मीटियोराइट का कोर पार्ट हमारे अर्थ पे आके गिरा। ठीक है, तो हमने उसकी स्टडी करी, और बाकी जो हमारे साइंटिस्ट मून पे गए थे, तो मून से जो वो रॉक्स लेके आए, ठीक है, उनकी स्टडी हमने करी। तो हमने अर्थ की हमको एज मिलती है 4.6 बिलियन ईयर्स है। 1 सेकेंड, आपकी 4.6 बिलियन ईयर्स। ये सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख दिया, ये है आपकी 3.9 बिलियन ईयर्स। 3.9 बिलियन ईयर्स। ठीक है, और ये आपकी है 4.6। इसके लिए भी हमने क्या यूज करा है, तो इसके लिए भी हमने पोटेशियम आर्गन डेटिंग का यूज करा है। तो अर्थ की एज हमने कैसे पता चली, अर्थ की एज हमने 2 तरीके से निकाली। इससे हमें क्या पता चला कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो हाँ, ये जो कोर है, हम ये मान के चलते हैं कि सारा यूनिवर्स अप्रोक्सीमेटली एक साथ बना है, धीरे धीरे करके एक साथ ही सब कुछ बना है, बहुत कम उसमें माइनर डिफरेंस है। तो जब कोर हमारे पास आया, तो हमने अर्थ के मेटेरॉइड का कोर जब हमारे पास आया, उसकी एज इतनी निकल गई, तो उससे हमने लगाया ये आपका अप्रोक्सीमेशन कि जो अर्थ का कोर है, अब इसको मान लीजिए, इसको अभी तक आप मेटेरॉइड अज्यूम करवा रहा था मैं इसे, अब इसे अर्थ अज्यूम कर लीजिए। ये जो अर्थ का कोर है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपका 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ में हमको हेडिंग दे देते हैं एक हम कि शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, तो अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ क्या पूरी गोल है, पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो नहीं, अर्थ हमारी पूरी सर्कुलर शेप में नहीं है। ये आपने छोटी क्लासेस में जब आप रहे होंगे तो पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज में, स्कूल्स में, कि अर्थ जो है वो थोड़ा सा संतरे की शेप की है, उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसे है। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। इसको मैं आपको और क्लियर करता हूं आज बिल्कुल कि अर्थ का शेप कैसा है या कैसा नहीं है।
तो अर्थ के शेप का नाम क्या है? क्या अर्थ का शेप स्फेरिकल है? क्या अर्थ सर्कुलर है? नहीं, जोग्राफर्स ने अर्थ के शेप को जो नाम दिया है वो दिया है जियोइड। क्या दिया है? जियोइड और आपका ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, थोड़े से टर्म्स डिफिकल्ट हैं बट ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आपको समझ में आएंगे, किसी भी चीज को रटना नहीं पड़ेगा। तो जियोइड क्या है और ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या है, क्यों इसका नाम रखा है, तो वो आइए हम बताते हैं। ठीक है, तो क्या है अर्थ का जो शेप है, तो ये आप इसको मान के चलिए ये पोल है। ठीक है, ये पोल है आपका। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, और ठीक है, अभी इतना जूम करके चलिए। तो क्या हुआ, अर्थ का जब शेप हमने देखा, ज्योग्राफर्स ने, साइंटिस्ट ने जब स्टडी करा, तो उनको मिला कि अर्थ का शेप पोल पे हल्का सा अंदर को है। ठीक है, पोल पे अर्थ का शेप जो है वो हल्का सा अंदर को है, और इक्वेटर पे, ये जो इक्वेटर जो बीच वाली लाइन होती है, क्या होती है, कैसे होती है, सब हम आज पढ़ने वाले हैं। और इक्वेटर पे अर्थ का जो थोड़ा सा शेप है वो आपका बल्ज्ड है, मतलब अर्थ थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। ठीक है, अब आप ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये जो रेड वाला लाइन है, इसको आप मान के चलिए कि ये कंप्लीट सर्किल है। ठीक है, रेड वाला जो है आपका, मैं नोटेशंस और दे देता हूं कि ये जो रेड पोर्शन है ये आपका प्योर सर्किल है। प्योर आपको दिख नहीं रहा होगा वो, बट मैंने कोशिश करी है, इसको मान के चलिए कि कंप्लीट सर्किल है, एक्यूरेट सर्किल। और ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है, ये है आपका क्या चीज, अर्थ का ओरिजिनल स्ट्रक्चर। के अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो अर्थ का स्ट्रक्चर हल्का सा ऐसा है, कैसा कि वो पोल पे तो थोड़ी सी नीचे अंदर धसी हुई है, और इक्वेटर पे वो थोड़ी सी बीच वाले पोर्शन पे थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो आइए देखते हैं हम। तो जी हमने ज्योग्राफर्स ने क्या नाम दिया है अर्थ के शेप को, जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो आइए देखते हैं, पहले समझिएगा कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा है, अर्थ का जो अर्थ पोल पे हल्की सी फ्लैटन है, लिटिल फ्लैटन है, तो वो क्यों है, तो वो है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको मैं सेंटर मान के चलता हूं मैं, तो ये मैंने एरो बनाए हैं, इससे क्या क्यों बनाए हैं, क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। तो क्या है, एक रोटेटिंग बॉडी जब होती है, आपको मैंने बताया, अभी और भी बताऊंगा कि अर्थ रोटेट करती है, मोस्टली सेलेस्टियल बॉडी रोटेट करती है। कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है, तो जब वो रोटेट करती है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगने लगते हैं। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से अर्थ का शेप ऐसा है। तो वो क्या है देखते हैं। तो पोल पे जो है, पोल जो लिटिल फ्लैटन है, अंदर को धसे हुए, वो किसकी वजह से है, तो वो है आपके सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अर्थ जो इक्वेटर पे बीच वाले पोर्शन में हल्की सी बाहर को धसी हुई है, तो वो क्यों है, तो ये है बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये होते क्या क्या है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आइए मैं इसको आपको थोड़ा सा बताता हूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका वो फोर्स होता है जब कोई एक बॉडी, रोटेटिंग बॉडी होती है, जब कोई एक रोटेटिंग बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये रोटेट करती है, अपनी जगह पे घूमती है, तो जब ये बॉडी रोटेट करती है तो इसके सेंटर पे, थोड़ा से टर्म्स को ध्यान से सुनिएगा, इसके सेंटर पे बाहर से जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया आपका, एक ऐसा फोर्स जो एक्ट करता है सेंटर पे, एक्ट एट सेंटर पे आके लगता है, कहां से, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की तरफ से जब कोई फोर्स सेंटर, एक रोटेटिंग बॉडी के सेंटर पे लगता है तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपका, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आपका एक ऐसा फोर्स जो आपकी
रोटेटिंग बॉडी, ये एक रोटेटिंग बॉडी है, इस पे सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, जो बाहर से रोटेटिंग बॉडी के बाहर से सेंटर पे लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है आपका, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है रोटेटिंग बॉडी पे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया आपका, एक ऐसा फोर्स जो एक्ट करता है कहां पे, एट आउटर सरफेस फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सेंटर। इसमें आप रोटेटिंग बॉडी भी लिखिएगा याद से, जब भी आप नोट्स बना रहे होंगे तो रोटेटिंग बॉडी के, ये हर किसी बॉडी में नहीं लगता है, जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उस पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते ही हैं। ठीक है, तो एक ऐसा फोर्स जो कि किसी रोटेटिंग बॉडी के सेंटर पे लग रहा है बाहर से, तो उसे क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक ऐसा फोर्स जो किसी रोटेटिंग बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, उसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने ये फोर्स तो समझ लिए क्या होते थे, अब इनकी वजह से अर्थ का शेप ऐसा क्यों है, आइए ये देखते हैं। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपका, जो बाहर से सेंटर पे लगता है, वो मोर है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका इज मोर, कहां पे, एट पोल्स। जो अर्थ के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा, हर जगह की कंपैरिजन में। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर एक एज पे लग रहा होगा अर्थ के, बट पोल्स पे और आपके पोल्स पे जो है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो थोड़ा ज्यादा है सब जगह, अदर जगह की कंपैरिजन में। इसकी वजह से क्या हुआ है, अर्थ का जो ऊपर का वाला सरफेस है वो अंदर हल्का सा धंस गया है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मोर है एट पोल्स पे, जिसकी वजह से क्या है, लिटिल फ्लैटन एट पोल्स, अर्थ गॉट लिटिल फ्लैटन एट पोल्स। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका इज मोर एट इक्वेटर, जो अर्थ का इक्वेटर है ये वाला, इसके इस पोर्शन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। तो यहां पे आपका इक्वेटर पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बाकी जगह की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इक्वेटर पे अर्थ का शेप जो है वो लिटिल बल्ज्ड हो गया है, हल्का सा बाहर को धंस गया है, बल्ज्ड। ठीक है, तो इन दो चीजों की वजह से क्या, कि अर्थ का शेप जो है वो पोल्स पे हल्का सा फ्लैट है और इक्वेटर पे हल्का सा बल्ज है। इसकी वजह से साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या दिया है, जियोइड। तो ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में, कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया। आप हायर लेवल के एग्जाम्स पे जाएंगे तो वहां आपसे वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पूछ सकता है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज मोर एट इक्वेटर, आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देगा, और कह देगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर एट पोल्स, और दे देगा नीचे के विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, आइदर वन, आइदर टू, नन और बोथ, ऐसे करके। ठीक है, तो हमने अर्थ का शेप भी देख लिया। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक पे, इसको नोट कर लीजिएगा आप। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करी होगी। आपको फिर भी कभी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे बिना झिझक के पूछ लीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, सर्किल मेरा खराब हो गया है, कोई नहीं, सही करते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि आगे भी हमें इसी से बहुत कुछ पढ़ना है आज। आप कहेंगे कि आपने बताया तो था कि अर्थ प्योर सर्किल नहीं है, बट पढ़ा रहे उसको आप प्योर सर्किल पे। तो हाँ भाई कोई बात नहीं यार, जो मेरा प्योर सर्किल, जो मैं अर्थ का शेप दिखा रहा हूँ ये भी बिल्कुल प्योर नहीं है, अभी कहीं से चौड़ा छोटा हो ही गया है, तो इतना प्लीज मत लीजिएगा उसको। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने अभी तक देखा अर्थ का एज क्या है और अर्थ का शेप क्या है। नेक्स्ट अर्थ के शेप से मैंने आपको बताया, अर्थ के शेप से
एक दो चीजें हैं, आइए पहले उसको देखते हैं, फिर से बनाते हैं इसे। तो ये बना दिया मैंने अर्थ का शेप ऐसे करके फिर से, ठीक है, कि ये पोल्स पे थोड़ी सी अंदर फैली हुई है और इक्वेटर पे हल्की सी बाहर को निकली हुई है। तो इसकी वजह से अब इसके हम देखते हैं कि अर्थ की रेडियस, अर्थ का सर्कम्फेरेंस कितना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो मीन रेडियस है, अर्थ का जो मीन रेडियस है वो है आपका 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब आपके सामने ये मैंने सर्किल बनाया है, ठीक है। इसको यदि ये प्योर सर्किल है तो इसका सारा हर जगह का रेडियस बराबर होना चाहिए, बट मैंने जब आपको ये बताया कि अर्थ जो है वो एक प्योर सर्किल नहीं है, तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये फ्लैट है, थोड़ा सा पोल्स पे और बल्ज है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रेडियस में डिफरेंस आता है। तो आइए उसको देखते हैं। अब आप मेरे को बताइएगा, जब अर्थ का इक्वेटर पे बल्ज है, थोड़ा सा बाहर को निकली हुई है और पोल्स पे थोड़ा सा अंदर को झुकी हुई है, तो किधर का रेडियस ज्यादा होगा? तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, इसमें बहुत लॉजिक लगाने की बात ही नहीं है यार इसमें। जब वो नीचे धंसा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा कम होगा और ये थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब अर्थ का रेडियस इक्वेटर पे, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर ज्यादा है, इज मोर। तो कितना ज्यादा है? तो लगभग आपका 8 ज्यादा है। कितना है? 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। और रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स, पोल्स पे अर्थ का रेडियस क्या है? कम है उसके उससे, तो वो कितना है? 6356 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको वहां याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा याद नहीं करने पड़ेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि इतना सारा फैक्ट्स है कैसे याद करेंगे। हर चीज का आप रिवीजन करेंगे। जब एक ही चीज को आप 3-4 बार अपनी आंखों के सामने लाएंगे, अपनी टंग पे लेके आएंगे, अपनी जबान पे लेके आएंगे, तो वो आपके जहन में, आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी धीरे धीरे करके। तो इसलिए प्लीज डरिएगा मत कि इतना सारा फैक्ट्स है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का टोटल सर्कमफेरेंस कितना है? तो यदि हम इसको एक 2D फिगर मानते हैं, तो अर्थ का सर्कमफेरेंस मतलब सर्किल, तो आपको पता है एक 2D फिगर होता है, तो इसका तो एक ही सर्कमफेरेंस है ऐसे। पर आपको पता है कि अर्थ क्या है, अर्थ को आप 3D वे में देखेंगे तो अर्थ एक ऐसे करके बॉल टाइप है, ठीक है, एक स्फेयर टाइप है समथिंग, तो उसका सर्कमफेरेंस तो निकल नहीं सकता। तो उसका मैं आपको कोई चीज है नहीं मेरे पास अभी, लाइक ये है छोटा सा ग्लास में, इसको मान लीजिए एक सर्कुलर है, ठीक है, एक सर्किल है, तो इसका सर्कमफेरेंस तो निकल नहीं सकता। तो इसका दो तरीके से सर्कमफेरेंस निकालेंगे हम। कैसे? एक तो इक्वेटर पे, कि इक्वेटर पे हम ऐसे करके एक लाइन खींचें तो अर्थ का इक्वेटर पे सर्कमफेरेंस कितना है, और एक पोल पे ऐसे करके खींचें कि अर्थ का पोल पे कैसे है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। अब मैंने आपको बताया, फिर से आप लोग बताइए, जब हमको पता है इक्वेटर पे बल्ज्ड है तो हम एक ऐसे करके सर्किल बनाएंगे। यदि इक्वेटर पे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के इक्वेटर पे ऐसे करके एक सर्किल बनाएंगे हम, तो ये हो गया आपका इक्वेटर पे सर्किल, और एक सर्किल हमने ये बना दिया आपका पोल्स पे, ठीक है। तो आप मुझको अब बताइए कि किसका सर्कमफेरेंस ज्यादा होगा या किसका सर्कमफेरेंस कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पोल्स पे अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है, इसमें आपको मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा, कोई नहीं, बट माइंड नहीं करिएगा, ये इक्वेटर पे ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि इक्वेटर पे अर्थ बल्ज्ड है, ठीक है। तो इसका अर्थ का ओवरऑल मीन सर्कमफेरेंस कितना आता है? तो वो आता है 40,040, कितना? 40,040। और सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे मैंने आपको क्या बताया, इक्वेटर पे ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? तो वो है आपका 40,077 किलोमीटर, अराउंड आपका 37 किलोमीटर ज्यादा है। और सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट पोल्स, तो वो क्या होगा, मीन से थोड़ा सा कम होगा, तो वो है आपका 40,007 किलोमीटर, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। हाँ, आपको मीन वाला याद रहना चाहिए, ठीक है। कैसे याद करना है? कुछ नहीं करना है, 40,040 होता है मीन सर्कमफेरेंस अर्थ का, ऐसे ही याद करना है बस, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं आगे।
अर्थ के मोशंस पे, अर्थ के मोशंस पे, कि अर्थ कैसे कैसे मोशंस करती है। ठीक है, ठीक है। आइए कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट आपका फीचर अर्थ का मोशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है वो दो तरीके के मोशन करती है। कौन कौन से? पहला होता है आपका रोटेशन, पहला होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है? रिवॉल्यूशन। तो आइए इनको देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन क्या होता है? देखिए, रोटेशन का जो टर्म होता है वो होता है स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है आपका वन कंप्लीट राउंड, वन कंप्लीट राउंड अराउंड दी सन। सन के अलाउंड क्या होता है सब कुछ मैं आपको अभी ये बताता हूँ डिटेल में। थोड़ा सा मैंने आपको कॉस्मोलॉजी में भी बताया था कि रोटेशन क्या होता है, क्योंकि वहां बहुत सारे प्लैनेट्स थे। जैसे वीनस का बताया था, वो आपका ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। यूरेनस बताया था नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में मैंने एक बेसिक आइडिया ऑलरेडी बता रखा है। आइए इसको देखते हैं रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आइए, रोटेशन हमारा होता क्या है। तो जैसे ये पेन है, मान लीजिए ये पेन है, इसको आप अज्यूम कर लीजिए कि ये अर्थ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है। जरूरी नहीं है रोटेशन अर्थ पे होता है, रोटेशन किसी भी चीज का हो सकता है, मेरा रोटेशन हो सकता है। ठीक है। तो ये पेन है, ये मार्कर है, इसका हम रोटेशन देखते हैं। तो इसका क्या सीन रहता है कि ये ऐसे करके अपनी जगह पे खड़ा है। ठीक है। तो जब ये आपको पेन का कैप का ये फेस दिख रहा है, ये अपनी एक्सिस, अपनी ही जगह पे खड़े खड़े रोटेट करे, घूमे अपनी जगह पे। जब ये घूमेगा तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे घूमेगा। और जब ये फेस आपके सामने आ गया तो वन रोटेशन कंप्लीट हो गया। मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, ये आपके सामने मेरा फेस आपको दिख रहा है, तो मैं अपनी जगह खड़े खड़े एक बार जब ऐसे करके घूम के आपको मेरा फिर से फेस दिख जाएगा, तो वो होता है वन रोटेशन। ठीक है। तो इसका टर्म क्या होता है? आपका स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी एक्सिस के अलाउंग एक ही जगह पे राउंड करता है, रोटेट मतलब मूव करता है सर्कुलर 360 डिग्री। 360 डिग्री हुआ ना, देखिए जैसे मैं हूं आपके सामने, जब मैंने टर्न करा पूरा तो मैंने 360 डिग्री कवर करा। ठीक है। तो रोटेशन क्या होता है? स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस और कंप्लीटिंग अ सर्किल और मोशन ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री घूम जाने को रोटेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि रोटेशन स्पीड क्या होती है आपका। सॉरी। तो अर्थ का जो रोटेशन है उसका डायरेक्शन क्या है? अर्थ आपका, आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद पता हो कि अर्थ का डायरेक्शन क्या है। तो अर्थ आपकी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो और अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है? कितना टाइम अर्थ टेक करती है अपना वन रोटेशन कंप्लीट करने में? एक बार पूरा अपना सर्किल ऐसे करके घूमने में अपनी ही जगह पे अर्थ कितना टाइम लेती है? तो वो लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ओके। अब इसकी स्पीड कितनी होती है? रोटेशनल स्पीड। ठीक है। स्पीड के बारे में अब मैंने आपको बताया, रोटेशन रोटेट कर रही है तो कितनी स्पीड से। मैंने तो आपके सामने जैसे ऐसे घूमा और ऐसे करके घूम गया, तो मेरे को तो लगा 2 सेकंड लगे पूरा वन रोटेशन करने में। अर्थ बहुत बड़ी बॉडी है, तो अर्थ को पूरा अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितनी स्पीड है अर्थ की रोटेशन स्पीड? तो वो है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर पूरा, सॉरी एक सेकेंड, 1600 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 1600 किलोमीटर पर आवर ये जो है रोटेशन स्पीड है आप अपने हमारे अर्थ का। ठीक है, बाकी रोटेशन से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, इसको देखिएगा, हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे, तो वो होता है साइड्रल डे और सोलार डे का कॉन्सेप्ट। साइड्रल डे और सोलार डे का कॉन्सेप्ट, ये आपका रोटेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हम आपसे कोई पूछेगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे 24 घंटे होते हैं साहब, हमने तो 24 ही देखे हैं, घड़ी में भी 24 आते हैं, तो ये कहाँ से आया? बट हम बता रहे हैं कि 23 घंटे 56 मिनट ये लग रहे हैं, तो इतने मिनट जा रहे हैं, तो ये कहाँ वेस्ट हो रहे हैं या क्यों कम है? तो इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं साइड्रल डे और सोलार डे। तो इसको आइए थोड़ा सा हम डायग्राम से समझेंगे। मोस्टली अब यहाँ से आगे ज्योग्राफी जितनी भी चलेगी वो डायग्राम से ही चलेगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया हमारा सन, और ये हो गया हमारी गैलेक्सी में एक स्टार। ठीक है, अनदर स्टार, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, तो सन की लाइट यहां जब पहुंचती है, ठीक है, सन की लाइट जब यहां पहुंचती है तो अर्थ रोटेट कर रही है। यहाँ पे मान लीजिए अर्थ का इस पोर्शन पे अभी सन की लाइट है, तो अर्थ जब अपना पूरा एक रोटेशन ऐसे करके घूम के उल्टा, यही वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन ऐसे करके घूम के फिर से कब सन के सामने आएगा, तो ये पोर्शन आएगा 24 आवर्स में, पूरे 24 घंटे में। मतलब आप कहीं भी हैं, आप दिल्ली में हैं मान लीजिए, या आप कहीं भी हैं, तो दिल्ली में अभी सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, अब सेम जगह पे फिर से ये सनलाइट कब पड़ेगी, जब अर्थ रोटेट कर देगी, तो वो पूरा 24 आवर्स लगेगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ कितने 24 आवर्स होते हैं। अब और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका सोलार डे। इसको कहते हैं सोलार डे। सोलार डे मतलब लाइट ऑफ सन रीच्ड ऑन अर्थ, मतलब एक ही प्लेस पे एट एन इंस्टेंस लाइट ऑफ सन रीचेस आफ्टर वन रोटेशन। एक इंस्टेंस, एक जगह पे सन की रेज द्वारा कब पड़ेगी, तो वो 24 घंटे में पड़ेगी। और साइड्रल डे क्या होता है? तो साइड्रल डे साइंटिस्ट ने क्या करा, जो हमारी गैलेक्सी में जो कोई और स्टार था, उसकी लाइट जो है हमारे अर्थ पे पड़ती है, तो एक ही इंस्टेंस पे वो लाइट कितने टाइम बाद पड़ती है, जैसे हमने सोलर सन की लाइट में देखा था, तो ये आती है आपकी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइड्रल डे। तो ये क्या है? ये आपका मोर एक्यूरेट माना जाता है। ये क्या माना जाता है? आपका मोर एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, तो सोलार डे साइड्रल डे क्या हो गया? सोलार डे हो गया सन की रेज एक ही जगह पे, अर्थ की किसी एक जगह पे सन की रेज कितने टाइम बाद आके गिरती है, जब रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, या अर्थ की एक प्लेस पे जो सनलाइट है अभी, वो अपना अर्थ जब रोटेशन कंप्लीट करेगी तो फिर कितना टाइम लेगी, तो वो लेगी 24 घंटे। और ये जो स्टार है इसकी लाइट, क्योंकि ये थोड़ा सा फार है, इसकी डिस्टेंस फार है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए जो है इसको कम टाइम लग रहा है हमारे अर्थ के कंपैरिजन में सामने आने में। तो ये था आपका सोलार डे और साइड्रल डे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रोटेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं रिवॉल्यूशन पे। ठीक है, एक मोशन हो गया आपका रोटेशन, अर्थ का एक मोशन हो गया आपका रोटेशन। अब नेक्स्ट मोशन हम देखते हैं अर्थ का, जिसको नाम दिया गया है रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है कि ये सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है, आपने पढ़ा हो शायद, बाकी अभी मैं इसको और आपको क्लियर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। मैंने आपको बताया था जब हम कॉस्मोलॉजी में पढ़े थे कि रिवॉल्यूट करती है, रिवॉल्व करती है हर सेलेस्टियल बॉडी। तो अर्थ अपनी जगह से, यहां से जब ऐसे करके रिवॉल्यूशन शुरू करती है अर्थ की सन के अराउंड, तो सेम पोजीशन पे कितने टाइम बाद लौट के आती है, तो वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है रिवॉल्यूशन। कि अर्थ का पूरा एक कंप्लीट चक्कर, जैसे हमने सन के बारे में अभी पढ़ा था कि कॉस्मिक ईयर में सन का पूरा एक, सन भी किसी और से आपको मैंने बताया कि वो भी रिवॉल्व करता है, वो भी स्टिल नहीं है, उससे आप अभी इस जगह कंफ्यूज मत होइएगा।
ठीक है। तो ये कितना टाइम लेती है, तो ये लेती है 365 दिन। 365 दिन आपका एक्यूरेट मैं आपको बता देता हूँ, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड। तो कितना टाइम लेती है, 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड अर्थ लेती है एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में सन के अराउंड अर्थ कितना टाइम लेती है, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। तो ये तो हमने रिवॉल्यूशन का टाइम पढ़ लिया कि वो कितना टाइम लेती है। ठीक है, आइए अब इसके हम देखते हैं स्पीड की, रोटेशन स्पीड अर्थ की कितनी है। तो अर्थ जो है मैंने आपको बताया, सॉरी रोटेशन स्पीड नहीं, रिवॉल्यूशन स्पीड। तो रिवॉल्यूशन स्पीड को किस टर्म्स में देखते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट के ऊपर मूव करती है। अर्थ अपनी ऑर्बिट का अपने सेम पाथ पे ही तो मूव कर रही है, तो इसको ऑर्बिटल स्पीड नाम दिया गया। सारे ज्योग्राफर्स ने क्या, साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी की स्पीड जिससे वो अपनी ऑर्बिट पे चलती है, तो उसको कहा गया ऑर्बिटल स्पीड। तो अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड कितनी है आपकी, अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड है आपकी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ यहां पे है, एक सेकंड के अंदर अर्थ इतना मूव कर जाएगा, इतना मूव कर जाएगा 29.8 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना आप, 29.8 अराउंड 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। इतना डिस्टेंस तो हमारा अर्थ जो है वो पर सेकंड कवर करती है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन का ऑर्बिटल स्पीड कितना हो गया, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आपका मोशन ऑफ अर्थ में दो तरीके के मोशन होते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। दोनों मैंने आपको बताया कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो अर्थ का डिस्टेंस कितनी है सन से, तो आप लोग याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉस्मोलॉजी का एक पार्ट पढ़ाया था जिसमें था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बताया था मैंने, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसको हम क्या कहते थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते थे। अब आइए इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं फिर से। तो मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो दो कंडीशन आती हैं। दो कंडीशन क्या आती हैं, एक कंडीशन ऐसी आती है जब अर्थ जो होती है वो सन से थोड़ा पास होती है। एवरेज डिस्टेंस कितनी हो गई इनके बीच में, एवरेज डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है, तो एवरेज डिस्टेंस हमने पढ़ी है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर, मतलब 14,90,00,000 किलोमीटर इसकी एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें नया क्या बताने वाला हूं, तो नया मैं ये बताने वाला हूं आपको इसमें कि दो कंडीशंस बनती हैं। क्या क्या, कि अर्थ की एक बार क्या होता है, अर्थ सन से थोड़ा पास होता है, और एक बार क्या होता है, अर्थ सन से थोड़ा दूर होता है। तो कितना दूर होता है, क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। तो जब अर्थ सन के पास होता है तब इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को पेरिहीलियन, पेरिहीलियन। और जब अर्थ सन से दूर होता है या सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है तो इस पोजीशन को बोलते हैं एपीहीलियन, एपीहीलियन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपीहीलियन। तो ये वाला डिस्टेंस, पेरिहीलियन वाला डिस्टेंस कितना होता है आपका, पेरिहीलियन वाला डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है, मतलब एवरेज से थोड़ा सा कम होगा। तो इसको एक्यूरेट में बता देता हूं आपको, ये होता है 1.47 इंटू 10⁸ किलोमीटर। और एपीहीलियन पे जो डिस्टेंस होता है वो आता है 1.52 इंटू 10⁸ किलोमीटर। आपको समझ में शायद थोड़ा सा आया हो क्या, कि मैंने आपको बताया सन है ये हमारा, अर्थ हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो दो कंडीशन आती हैं, एक जब अर्थ सन के थोड़ा सा पास होती है, और एक जब अर्थ सन से थोड़ा सा दूर होती है। ठीक है, तो
एवरेज डिस्टेंस कितनी होती है इसकी, ये इसको क्या बोलते हैं 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अर्थ जब सबसे पास होता है सन से तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को पेरिहीलियन पोजीशन पे है अर्थ अभी, ठीक है। ये आपकी कब होती है, तो पेरिहीलियन पोजीशन आती है आपकी 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और एपीहीलियन पोजीशन कब आती है आपकी 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। ये डेट्स याद करनी पड़ेगी, हाँ ये डेट्स आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपसे कहा कि अर्थ सन से पास है 3 जनवरी को, तो आप कहोगे अर्थ, आप लॉजिक लगाओगे सिंपल सा कि अर्थ सन के पास है तो सन की लाइट ज्यादा आ रही होगी अर्थ पे, तो मतलब गर्मी ज्यादा होनी चाहिए। बट जनवरी में तो हमारे यहाँ ठंड होती है, नहीं हमारे यहाँ जनवरी में ठंड होती है, बट आपका सदर्न पोल पे ऑस्ट्रेलिया वाली साइड वहां पे समर होती है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि 3 जनवरी वाले दिन सबने पास बता दिया है और कह रहे हैं कि क्या कहते हैं अर्थ का डिस्टेंस तो कम है बट 3 जनवरी के टाइम तो ठंड पड़ती है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। आपकी हमारे यहाँ ठंड होती है क्योंकि आपकी अभी मैं बताऊंगा आपको इंक्लिनेशन जब आएगा उसमें आपको, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस फ्रॉम द सन में अर्थ जब सन के पास होती है तो पास से ट्रिक लगा लीजिएगा, पेरिहीलियन पोजीशन बोलते हैं। कब आती है तो 3 जनवरी को आती है। आपका कितना डिस्टेंस होता है तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के अराउंड होता है। एपीहीलियन मतलब आप इसको सोच लीजिएगा, पेरिहीलियन पास ट्रिक लगा लिया तो एपीहीलियन हो गया आपका दूर वाला पोजीशन, तो वो कितना हो गया 1.52 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन में हमको ये करना था। इसको भी मैं रब कर देता हूं, बना ही दूंगा, बहुत देर से सजा रखा। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, एज देखा अर्थ का, एज कितना होता है। उसके बाद हमने शेप देखा, जियोइड क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स पोल्स पे ज्यादा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पे ज्यादा होता है, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया आपके मोशन ऑफ द अर्थ के, अर्थ के मोशन कितने तरीके के होते हैं, तो वो 2 तरीके के, रोटेशन रिवॉल्यूशन। फिर हमने पढ़ा कि डिस्टेंस कितनी है अर्थ की सन से, तो वो उसमें हमने 2 पोजीशन पढ़ी, पेरिहीलियन और एपीहीलियन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा अभी, ठीक है। तो क्या है, अर्थ थोड़ा सा, एक अर्थ पूरा स्टेबल नहीं है, ठीक है। अर्थ जैसे मान लीजिए ऐसे है, आप इस पेन को अभी अर्थ एज्यूम करके चलिए, ठीक है, या इस ग्लास को अभी हम अर्थ एज्यूम करके चलते हैं कि ये अर्थ है हमारा, ठीक है। तो अर्थ अभी स्टेबल है, सीधी खड़ी भी दिख रही है आपको, बट अर्थ क्या है, अर्थ सीधी नहीं है, अर्थ हल्की सी टिल्टेड है ऐसी, ठीक है। अर्थ मूव भी करेगी तो ऐसे टेढ़ी ही मूव करेगी, रोकेगी तो है ही नहीं कभी, मतलब अर्थ हल्की सी इंक्लाइंड है। इस पेन से एक बार और एज्यूम करके देखिएगा, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अपनी इमेजिनेशन पावर को खोलना पड़ेगा, अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज हमको इमेजिन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इमेजिन करके चलिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ जो है अभी सीधी नहीं है अपनी पोजीशन पे, ठीक है। अर्थ हल्की सी इंक्लाइंड है, ऐसे करके इंक्लाइंड है अब, ठीक है। तो क्या है, क्यों है, आइए उसको देखते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी एक्सिस मान लीजिए, ये आपकी क्या है, एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी ऑर्बिट है, ठीक है। अर्थ ऐसे करके ऑर्बिट में ही तो मूव करती है, जैसे देखिए ये है अर्थ, ठीक है। तो ये अर्थ की स्ट्रेट क्या हो गया, अर्थ का एक्सिस हो गया, स्ट्रेट क्या हो गया, अर्थ का एक्सिस हो गया, और ये जो वर्टिकल वाला एक्सिस हो गया इसको हम एक्सिस कहेंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये ऐसे करके रिवॉल्व कर रही है, तो काय पे रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है ऑर्बिट पे, तो ये इसका मान लीजिए ऑर्बिट हो गया, ठीक है। तो क्या है, अर्थ हल्का सा इंक्लाइंड है, अर्थ हल्की सी टेढ़ी है अपनी पोजीशन पे, कैसी है, थोड़ी सी टेढ़ी है अर्थ, ठीक है, इंक्लाइंड है। तो कितनी इंक्लाइंड है, तो एक्सिस के अलोंग, ये जो आपकी स्ट्रेट एक्सिस होती है इसके अलोंग अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री अलाइंड है, और ऑर्बिट के साइड कितना अलाइन है, तो ऑर्बिट पे अर्थ 66.5 डिग्री अलाइन है। ये देखिए ना, ये एक राइट एंगल बन रहा है,
यदि अर्थ स्ट्रेट होती तो अर्थ एक आप कह सकते थे ऑर्बिट से, यहाँ पे आपका ऑर्बिट है यदि, ठीक है, ऐसे देखिए नीचे का भी शायद आपको ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, तो अर्थ जो है वो इंक्लाइंड है, मैं कह रहा हूँ। यदि अर्थ स्ट्रेट होती तो क्या होता है, ये अर्थ 90 डिग्री बना रही होती है अपनी ऑर्बिट से, ठीक है, बट अर्थ अपनी ऑर्बिट से 90 डिग्री नहीं, अर्थ अपनी ऑर्बिट से ऐसे हल्की सी झुकी हुई है, ठीक है। तो कितना झुकी हुई है, तो एक्सिस के अलोंग जो है अर्थ का इंक्लिनेशन वो है 23.5 डिग्री, और ऑर्बिट के अलोंग जो उसका इंक्लिनेशन है वो है 66.5 डिग्री, ठीक है। इंक्लिनेशन थोड़ा सा मुझे लगता है आपको समझ में आया हो, ये आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी अर्थ थोड़ी सी इंक्लाइंड है, क्यों है, क्या है, वो सब बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी है, वो सब हमको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम कि इंक्लिनेशन में क्या है। तो इंक्लिनेशन में बस यही है, एक्सियल, इसको बोलते हैं एक्सियल इंक्लिनेशन। तो एक्सियल इंक्लिनेशन कितना है अर्थ का, अर्थ एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, तो वो है 23.5 डिग्री, और अर्थ ऑर्बिटल एक्सियल कितना, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन कितना है अर्थ का, तो ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है 66.5 डिग्री। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन पहले तो पूरा ढंग से पढ़िएगा कि क्या पूछा है, एक्सियल इंक्लिनेशन पूछा है या ऑर्बिटल इंक्लिनेशन। ऑर्बिटल इंक्लिनेशन का मतलब है कि अर्थ ऑर्बिट पे कितना इंक्लाइंड है, तो ऑर्बिट पे अर्थ 66.5 डिग्री इंक्लाइन है, और एक्सिस पे कितना इंक्लाइन है, तो वो है 23.5 डिग्री इंक्लाइन, ठीक है। एक्सियल इंक्लिनेशन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आइए आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, तो इसको हम देखते हैं ये कैसे बने या ये क्यों थे और क्या है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा अर्थ बन के आया है। तो अर्थ को साइंटिस्ट ने क्या करा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करा, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करा, और इस ज्वाइन करने के बाद जो इसका मिड पॉइंट आया वहां पे एक ऐसे करके लाइन खींच दी, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन खींच दी। अब ऊपर वाली लाइन हम मिटा देते हैं, हमको ये वाली लाइन चाहिए थी, तो इस वाली लाइन को ज्योग्राफर्स ने क्या कहा, इस वाली लाइन को ज्योग्राफर्स ने कहा 0 डिग्री और इक्वेटर, ठीक है। तो अर्थ के हेमिस्फीयर में हम क्या करेंगे, अर्थ के टुकड़े करेंगे, अर्थ के 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, टुकड़े इन द सेंस इक्वल टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के हम 2 इक्वल पार्ट्स करने वाले हैं। तो हमने कैसे करें अर्थ के 2 इक्वल पार्ट्स, मैंने आपको बताया ज्योग्राफर्स ने बीच से बिल्कुल एक बार ऐसे पार्ट कर लिया, और एक बार अभी हम ऐसे पार्ट करेंगे। तो वो जब करेंगे तो देखते क्या होता है, जब हमने ये ऐसे करके अर्थ को कट करा, तो अर्थ के ऊपर वाले पार्ट को हमने कहा नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हमने कहा सदर्न हेमिस्फीयर। कितने, 2 हेमिस्फीयर हमारे पास अभी निकल के आए जब हमने अर्थ को हॉरिजॉन्टली, कह लीजिए जब हमने अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट्स में कट करा, तो हमारे पास 2 निकल के आए, कौन से, नदर्न हेमिस्फीयर और आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर अब ज्योग्राफर्स ने क्या करा, अर्थ को आपका, अब ज्योग्राफर्स ने क्या करा, अर्थ को वर्टिकली कट करने की कोशिश करा। तो अर्थ को वर्टिकली तो कहीं से भी कट कर नहीं सकते थे भाई, हॉरिजॉन्टली जब कट करने की बात आई तो हमने कहा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको जो मिड पॉइंट मिलेगा वहां से आप उसको हाफ हाफ कट कर लीजिएगा। बट जब हम वर्टिकल से क्यों नहीं कट कर सकते थे, मान लीजिए हम वर्टिकल से कट करने पे जाते तो हम देखते कि ऐसे करके हमारी अर्थ का इक्वेटर आता है, ऐसे करके गोल आता ना, हमारी अर्थ गोल है, गोल बॉडी है पूरी, ये है, मान लीजिए ये अर्थ है हमारी पैन, तो इसका ये गोल आता पूरा। अब इसको हम कहां से कट करें, आप बताइए, कोई इक्वल पोर्शन कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो जितना भी ज्योग्राफी हिस्ट्री था, जब इसको टेक्स्ट फॉर्म में दिया गया, तो ये सब काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक जगह है
ब्रिटेन में लंदन के पास ग्रीनविच सिटी। कौन सी जगह है? ग्रीनविच सिटी। ठीक है, तो उन्होंने ग्रीनविच सिटी से एक वर्टिकल लाइन ऐसे करके बना दी। ठीक है, ग्रीनविच सिटी से एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ये है आपकी ग्रीनविच, इसका नाम उन्होंने रखा ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन। और जीरो, ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो इक्वेटर को उन्होंने नाम दिया वो दिया 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये जो वर्टिकली लाइन खींची इसको क्या नाम दिया उन्होंने? तो इसको दिया उन्होंने ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन, और आपका इसका नाम दिया उन्होंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है आज ही की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे सब। ठीक है, अब ये तो उन्होंने बना दिया। अब इसका इक्वल पोर्शन करना था, तो ऐसे करके देखिए जी, ये जो अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ ऐसे करके सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने एक ऐसे करके लाइन खींच दी। ठीक है, तो अर्थ का यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना है, कितना डिग्री रोटेट करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल वापस इस पॉइंट तक कितना होगा, तो ये होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री तो ये हो गया आपका। तो इन्होंने कहा अब इसका सेकंड पोर्शन कहां से कट करें, तो ग्रीनविच मेरिडियन के अपोजिट में 180 डिग्री पे, ग्रीनविच मेरिडियन के अपोजिट पे 180 डिग्री पे इन्होंने क्या कहते हैं आपका एक लाइन और खींची। ये तो हो गई 0 डिग्री पे, ये हो गई आपकी 180 डिग्री पे। इसको इन्होंने नाम दिया आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या नाम दिया इन्होंने इसको? इंटरनेशनल डेट लाइन। ये कितनी है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है आपका। ठीक है, तो अब हमारे अर्थ के 2 इक्वल पार्ट्स वर्टिकली हमने कर लिए। अब हमारे पास अर्थ ऐसे करके 2 वर्टिकल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में हमारे पास कट के मिल गए। तो प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन तक, समझ रहे हैं आप? प्राइम मेरिडियन से, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन मान लीजिए, यहां मैं बना देता हूं, चलिए इस पे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये ग्रीनविच सिटी के ऊपर से ऐसे करके ज्योग्राफर्स ने प्राइम मेरिडियन बनाया, इसको 0 डिग्री दिया, इसके जस्ट अपोजिट में ऐसे करके यहाँ पे 180 डिग्री लाइन बना दिया। तो प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ ऐसे करके वेस्ट की तरफ आईडीएल तक इंटरनेशनल डेट लाइन तक जितना भी हमारा पोर्शन है, इसको हमने क्या दिया? इसको हमने दिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंटरनेशनल डेट लाइन से आपका ईस्ट में आईडीएल तक, इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट डायरेक्शन में आईडीएल तक जो पोर्शन हमको मिला, उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, थोड़ा सा यही इक्विपमेंट्स हैं मेरे पास जिनसे मैं आपको अभी समझा पा रहा हूँ। ग्लोब का मैं अरेंज करता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो हमने हेमिस्फीयर्स क्या पढ़े? हेमिस्फीयर्स क्या थे? हेमिस्फीयर होता है आपका टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अर्थ, उसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वो क्या करा, एक बार हमने अर्थ के हॉरिजॉन्टली 2 इक्वल पार्ट करे तो हमको मिला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, और जब हमने अर्थ के वर्टिकली 2 पोर्शन करे तो हमको मिला वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंक्लिनेशन हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। तो नेक्स्ट अभी आपको पता चला था कि इक्वेटर मैंने वर्ड यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो इक्वेटर, चलिए इक्वेटर को मैं आपको अभी आगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के साथ प्राइम मेरिडियन और उसको दोनों को वहीं बताऊंगा, यहाँ नहीं बताता। ठीक है, एक टाइम का कॉन्सेप्ट है, या चलिए छोड़िए, देख ही लीजिए। इक्वेटर हमको कैसे मिला? तो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे करके हमारी अर्थ थी, उसके ज्योग्राफर्स ने नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करा, उसको बिल्कुल मीडियम पे उसका जो मिड पॉइंट था वहां से एक ऐसे लाइन बनाई, इसको उन्होंने नाम दिया इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर को और क्या क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, ग्रेट सर्किल, और आपका एक और नाम दिया है इक्वेटर को, नहीं ये 2 ही नाम है। ठीक है,
इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड और ग्रेट सर्किल। ठीक है, अब ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये ग्लोब है हमारा। ठीक है, समझ लीजिए, इस पे ये ऐसे करके इक्वेटर पास हो रहा है। तो इक्वेटर हमारा कितनी कंट्रीज से पास होता है? पासेस थ्रू 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज से हमारा इक्वेटर पास होता है। ठीक है, तो अब ये 13 कंट्रीज कौन सी है, आइए इसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं मैप्स वगैरह हाथ से ही बनाने वाला हूँ, मेरे पास डिजिटल सिस्टम इतना नहीं है जो मैं आपको मैप्स ऐसे करके प्रोवाइड करा सकूं, बट यस मैं आपको इमेजेस प्रोवाइड करा दूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि आप भी खुद मैप्स बनाइए या बने बनाए मैप्स पे लीजिए और हर चीज मार्क करेंगे तो आपको इजीली लर्न होता जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। थोड़े से मेरे मैप्स उल्टे सीधे भी बनेंगे, बट माइंड नहीं करिएगा इतना ज्यादा। तो ये हो गया मेरा, मान लीजिए साउथ अमेरिका। ये क्या हो गया मेरा, आपका साउथ अमेरिका। इधर आपका मैं बनाता हूं ऐसे करके, ये आपका मैंने बनाया है अफ्रीका। ये मैंने आपका क्या बनाया है, अफ्रीका। ठीक है, ये ऐसे करके गया और फिर यहाँ पे आपका ऐसे आ गया हल्का सा इंडिया। ठीक है, इक्वेटर मैंने आपको बताया। इस एक ही मैप से मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ आपका आ गया समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया अराउंड। ठीक है, ये आपकी आ गई कुछ इंडोनेशियन कंट्रीज। ठीक है, अभी हमको इतनी चीज की जरूरत है तो मैंने इतना बनाया। आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना होगा, सॉरी, बट ऐसा ही बना सकता हूँ और इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इक्वेटर कितनी कंट्रीज से पास होता है? 13 कंट्रीज से पास होता है। तो इनका हम वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर लगाते हैं कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो साउथ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। सो साउथ अमेरिका में इक्वेटर आपका, चलिए मैं बना देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने आपका बना दिया इक्वेटर, ऐसे करके ये बना दिया। ये क्या है आपका, ये है आपका, इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेटर। ठीक है, तो ये सबसे पहले साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज से पास होता है। यहाँ पे सबसे पहली एक कंट्री पड़ती है, फिर ये आपकी दूसरी कंट्री पड़ती है और फिर ये आपका एक बड़ा सा कंट्री पड़ता है। तो पहली कंट्री कौन सी पड़ती है? एक्वाडोर, एक्वाडोर। दूसरी कंट्री आपकी कौन सी पड़ती है? कोलंबिया। कौन सी कंट्री पड़ती है? कोलंबिया। तीसरी कंट्री आपकी कौन सी है? ब्राजील। तो साउथ अमेरिका में इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है? तो साउथ अमेरिका में इक्वेटर आपका 3 कंट्री से पास करता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में कितने कंट्री से पास करता है? तो अफ्रीका में 7 कंट्री से पास करता है। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे एक पड़ती है आपकी साओ टोम प्रिंसेस, साओ टोम एंड प्रिंसिप, साओ टोम प्रिंसिप। ठीक है, पहली कंट्री ये हो गई आपकी। सॉरी, नेक्स्ट है आपका, यहां पे मैं बना लेता हूं पहले कंट्रियां। तो नेक्स्ट आपका बनता है साउथ ऑफ प्रिंसिप के बाद यहां आपका गैबॉन, गैबॉन। गैबॉन के बाद आपका आता है रिपब्लिक, इसको मैं नीचे को और ले आता हूं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद आपका आता है एक कंट्री, इसका नाम होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद जो आपका एक कंट्री आता है वो है युगांडा, युगांडा। नेक्स्ट आपका आता है केन्या, नेक्स्ट कंट्री आपका आता है केन्या। और उसके बाद में इधर एक लास्ट कंट्री आता है, इसका नाम है सोमाली। ठीक है, क्या क्या मैंने आपको बताया कि इक्वेटर जो है हमारा वो 13 कंट्री से पास होता है। 13 में से हमने पहले पढ़ी आपकी कि इक्वेटर कहां कहां से पास होता है। तो साउथ अमेरिका में आपका इक्वेटर पास होता है 3 कंट्रीज से, इक्वाडोर,
इक्वाडोर के बाद आपका पास होता है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद आपका आता है साउथ ऑफ प्रिंसिप, साउथ ऑफ प्रिंसिप के बाद आ गया आपका गैबॉन, ठीक है। गैबॉन के बाद हो गया आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कितने हो गए इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हो गई, सोमालिया, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं तो यहाँ इंडिया के नीचे पड़ता है एक कंट्री मालदीव्स। कौन सा कंट्री पड़ता है, मालदीव्स। मालदीव्स के बाद इधर कौन सा कंट्री पड़ता है, तो ये पड़ता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और एक ये इधर पड़ता है आपका किरीबाती, किरीबाती। तो इक्वेटर हमारा कितने कंट्रीज से पास करता है, तो इक्वेटर हमारा 13 कंट्रीज से पास करता है। कौन कौन सी 13 कंट्रीज, तो साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में आपका सबसे पहले साउथ ओम प्रिंसिप, फिर आपका गैबॉन, गैबॉन के बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, योगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है। कितने हो गए, 10 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सी, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो ये हो गई आपकी 13 कंट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी मैप में हम कवर करते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। तो मैंने आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन में लंदन के पास, नियर लंदन, एक सिटी है जिसका नाम है ग्रीनविच सिटी, ग्रीनविच सिटी, ठीक है। इस सिटी के पास ज्योग्राफर्स ने एक लाइन खींची, सीधी इमेजिनरी लाइन ग्लोब पे, जिसको उन्होंने नाम दिया प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो अब हम प्राइम मेरिडियन देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन कितने, तो ये प्राइम मेरिडियन क्या है, ये प्राइम मेरिडियन आपकी पास होती है 8 कंट्रीज से। कितनी कंट्रीज से पास होती है, 8 कंट्रीज से। तो शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले ये ऊपर यूरोप का पोर्शन में बनाने वाला हूँ, तो पूरा नहीं बना रहा हूँ, ऐसे करके मैं कंट्रीज बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ऐसे करके मैंने ये प्राइम मेरिडियन बना दी, ठीक है। तो ये प्राइम मेरिडियन कितने कंट्रीज से पास होती है, 8 कंट्रीज से। इसका हम नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर लगाने जा रहे हैं, तो इसका नॉर्थ टू साउथ आइए ऑर्डर देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी ये पास होती है इंग्लैंड। कहां से पास होती है, इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद कहां से पास होती है, फ्रांस। फ्रांस के बाद कहां से पास होती है, स्पेन। स्पेन के बाद कहां से, ये आपकी 3 हो गई यूरोपियन में, आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में, ठीक है। आपकी अफ्रीका में किस किस से पास होती है, तो सबसे पहले पड़ता है अल्जीरिया, अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद आपका आता है माली, माली, ठीक है। माली के बाद आपका ये आता है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ठीक है। उसके बाद आपकी कहां से पास होती है, तो बुर्किना फासो के बाद पास होती है आपकी, एक सेकंड में कंफर्म कर दूं, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर भी लगा रहा हूं मैं, टोगो। बुर्किना फासो के पास ये आपके पास होती है टोगो, और टोगो के बाद ये नेक्स्ट किससे पास होती है, घना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 हो गई। मुझको इसको डिफरेंट कलर से बनाना चाहिए था, बट आई एम रियली सॉरी, मेरे माइंड से स्किप हो गया। आप लोग कोशिश करिएगा कि इक्वेटर को ब्लू पेन से बनाइएगा, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बनाइएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी, मैं फिर से इसकी के ऊपर कर दे रहा हूँ, ये 8 हो गए। पहला इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा अल्जीरिया, फिर माली, माली के बाद आपका बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के बाद टोगो, टोगो के बाद घना। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि प्राइम मेरिडियन कितने कॉन्टिनेंट्स से पास होती है, तो प्राइम मेरिडियन 3 कॉन्टिनेंट से भी पास होती है। अब वो 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, तो पहला होता है आपका यूरोप, ये आपकी 3 कंट्रियां यूरोप में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, दूसरा कॉन्टिनेंट आपका अफ्रीका, और तीसरा कॉन्टिनेंट आपका आ जाता है, तो वो होता है अंटार्कटिका। क्या होता है, अंटार्कटिका। तो आप हमने क्या पढ़ा, इक्वेटर हमारी कहां से पास होती है और प्राइम मेरिडियन कहां से पास होती है। तो इक्वेटर के लिए मैंने आपको, इसको आप कोशिश करिएगा हैंड से बनाइए या फिर मैप खरीद लीजिए, मैप खरीद के उसमें मार्क करिए। आपको देखिए मैं बताऊं सिंपल सी चीज, आपको कोई भी एक एग्जाम क्लियर करना है तो
तो आपको मेरे हिसाब से तो अपने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए। हर किसी का अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई लेक्चर्स देख के खाली सुन के याद कर लेता है, कोई कोई होता है जिसको सब कुछ लिख के याद होता है। तो कोशिश करिएगा, ज्योग्राफी को तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा मैप्स वगैरह से देखिएगा। तो अभी हमने क्या देखा, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन। तो इक्वेटर कितने कंट्रीज से पास होती है, तो इक्वेटर 13 कंट्रीज से पास होती है। ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन सी होती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इधर आपका अफ्रीका में साउथ टोम प्रिंसिप, साउथ टोम प्रिंसिप के बाद आपका गैबॉन, गैबॉन के बाद आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर उसके बाद आपका युगांडा, केन्या, सोमालिया, फिर आपका इधर इंडियन ओशन में पड़ता है मालदीव्स, मालदीव्स के बाद इंडोनेशिया और किरिबाती। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेटर 13 कंट्रीज से। और प्राइम मेरिडियन मैंने आपको क्या बताया, लंदन के पास एक सिटी थी ग्रीनविच सिटी, जहां से जोग्राफर्स ने एक वर्टिकल लाइन ग्लोब पे इमेजिनरी लाइन खींची जिसको उन्होंने प्राइम मेरिडियन नाम दिया। वो कितनी कंट्रीज से पास होती थी, तो वो 8 कंट्रीज से पास होती थी। कौन कौन सी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, उसके बाद आपकी अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, उसके बाद आपकी टोगो और घना। ठीक है, ये आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, ये क्वेश्चंस रटने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अभी आप पूरी ज्योग्राफी में इतना मैं आपको मैप से गो थ्रू कराऊंगा कि ये सब आपको खुद ही लर्न होता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, बाकी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन से मैंने आपको बताया, तो प्राइम मेरिडियन और ये थोड़ा सा मैं आपको टाइम का कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। बाकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में तो मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो टाइम के मेजरमेंट के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होता है जीएमटी, एक होता है यूसीटी। एक होता है जीएमटी और आपका दूसरा होता है यूटीसी। यूटीसी, ठीक है। तो आपने मैचेस वगैरह देखे होंगे, कहीं देखा होगा, ओलंपिक्स वगैरह चलते हैं तो हमारे यहाँ इंडिया पे क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है। ठीक है, तो वो कैसे दिखाता है, जीएमटी में दिखाता है। तो इसका क्या होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। यूटीसी क्या होता है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम। सॉरी, तो जीएमटी किसमें बताता है आपको टाइम, जीएमटी आपको टाइम बताता है आवर्स एंड मिनट्स में। ठीक है, यूटीसी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम जो होता है वो आपको क्या में बताता है टाइम, तो ये आपको बताता है आवर्स, मिनट, सेकंड, माइक्रो सेकंड। ठीक है, ये आपका मोर एक्यूरेट होता है। ये क्या होता है आपका, मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये आपका वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, मिसाइल लॉन्च में यूज होता है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च में ये आपका यूज होता है। ठीक है, बाकी आपका रिकॉर्ड्स मेजर करने में होता है। आपने देखा होगा कि हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर रेस कंप्लीट करी तो वो कितना 8 सेकंड, कुछ मिनट, माइक्रो सेकंड ऐसे करके। तो ये आपका छोटा सा एक टाइम का कॉन्सेप्ट था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम मूव करने वाले हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो पहले लैटिट्यूड करते हैं। आइए, तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, तो लैटिट्यूड्स की मैं आपको 2 डेफिनेशन बताने वाला हूं यहाँ पे, देखते हैं। आइए, तो पहली तो लैटिट्यूड क्या है, तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। क्या है ये, इमेजिनरी लाइंस है। ये कहां पे है इमेजिनरी लाइंस, ऑन ग्लोब। ठीक है, या कह लीजिए इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ग्लोब्स। और इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या बनती है, तो इट इज द एंगुलर डिस्टेंस of a place, it is the angular distance of a place from equator। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे है, आइए समझते हैं।
तो लैटिट्यूड्स बनाने के लिए साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफर्स ने क्या किया, आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम्स बना रहा हूं तो टाइम लग रहा है, देखिएगा। तो लैटिट्यूड्स बनाने के लिए साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफर्स ने क्या करा, ज्योग्राफर्स ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन करने के बाद उन्होंने इसका मिड पॉइंट निकाला, तो मान लीजिए ये इसका आया मिड पॉइंट निकल के, मिड पॉइंट पे उन्होंने एक इमेजिनरी ग्लोब पे लाइन खींच दी, ऐसे करके एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस खींच दी ग्लोब पे ऐसे करके, ठीक है। अब ज्योग्राफर्स को लैटिट्यूड बनाना था तो उन्होंने ये करा, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपका हर एक डिग्री पे ग्लोब पे लाइंस खींचते गए, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो इसको तो इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको इन्होंने नाम दे दिया 0 डिग्री और इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हर डिग्री पे ऐसे कर करके लाइंस खींची, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके इमेजिनरी लाइंस खींची। आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आएगा, मैं बताता हूं मैंने ये डायग्राम ऐसा क्यों बनाया है। तो हमने पढ़ा पहली चीज, तो इतना पोर्शन देखिए, पहले आप इतना पोर्शन देखिए ग्लोब का, ठीक है, उधर वाला पार्ट। तो पहली वाली डेफिनेशन क्या कहती है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये क्या हो गया आपका, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई ऐसे करके। अब सेकंड मैंने साइंटिफिक डेफिनेशन क्या बताई कि इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस। तो एंगुलर डिस्टेंस ये कैसे है इक्वेटर से, आइए ये देखते हैं। ठीक है, अब शायद थोड़ा सा आपको कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ थोड़ा सा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का ग्लोब है, तो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो ये हम कैसे पता चलाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे। तो हमने कहा कि भाई ये आपका मान लीजिए ये 23.5 डिग्री पे खड़ा हुआ है, टीओसी पे खड़ा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इसका हम कैसे बताएंगे कि भाई इसका एंगुलर डिस्टेंस, यहाँ से एंगल ये कितना बना रहा है, तो ये 23.5 डिग्री बना रहा है। तो ये क्या हो गया लैटिट्यूड हमारा, लैटिट्यूड अब हमारा हो गया, यहाँ की हमको पोजीशन निकालनी थी, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। तो ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया इतना डिस्टेंस। तो ये कैसा डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस, इसलिए इसको कहा गया एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, कोशिश, मुझे लगता है कुछ समझ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। तो ये था हमारा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स क्या हो गया, लैटिट्यूड इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई ग्लोब पे। ठीक है, ये होता क्या है, तो ये एंगुलर डिस्टेंस होती है कोई भी जगह की, कहां से, इक्वेटर से। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। तो इसी में और देखते हैं, सॉरी, तो लैटिट्यूड्स को और क्या कहा जाता है, तो ये आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि हर एक डिग्री पे साइंटिस्ट ने ऐसे करके लाइन खींच दी। तो आप ये देखिए, ये है इक्वेटर की लाइन, ये है नॉर्थ पोल की लाइन, तो ये आपस में 90 डिग्री बना रही होंगी। ठीक है, तो हम 1 2 3 ऐसे करके जब ऊपर बढ़ते जाएंगे तो नॉर्थ पोल कितने पे आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे साउथ पोल कितने पे आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। तो कितनी टोटल कितनी लाइंस बनाई ज्योग्राफर्स ने, तो एक तो हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 लाइंस, 90 लाइन उन्होंने ऊपर बनाई प्लस 90 लाइन उन्होंने नीचे बनाई। इसको मैं 0 नहीं इक्वेटर लिख दे रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो ये कितनी हो गई इन टोटल, 181 लैटिट्यूड्स।
लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में यदि आपको कंफ्यूजन होता हो कि लैटिट्यूड्स कौन सी होती है, तो लैटिट्यूड लेटी हुई, तो लेटी हुई जो लाइनें हैं वो क्या है आपकी लैटिट्यूड्स। कितनी है 181, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा, तो ये पैरेलल है आपस में, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ये कैसी होती है नेचर में, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। कैसी होती है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्या होता है, तो आप यदि देखें तो ये एक सर्किल बन रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये एक सर्किल का पॉइंट आ गया, ये एक अलग सर्किल बन रहा है ऐसे करके, ये एक अलग सर्किल बन रहा है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्किल्स। कोसेंट्रिक सर्किल्स मतलब बहुत सारे सर्किल्स जिसका सेंटर एक ही हो, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कोसेंट्रिक सर्किल्स भी हो गए। अब मैंने आपको बताया कि ये हर 1 डिग्री पे लैटिट्यूड बनाया ज्योग्राफर्स ने, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स, तो ये क्या हो गया, इज फिक्स। ये फिक्स है, वो कितना है 111 किलोमीटर, 101 किलोमीटर और 1 डिग्री, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स में इतना ही है। लैटिट्यूड्स आपको शायद समझ में आया हो। तो ये लैटिट्यूड्स का यूज क्या हुआ, लैटिट्यूड्स से हम किसी भी जगह कोई भी प्लेस का एड्रेस और लोकेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। यही था बस आपका लैटिट्यूड्स में। आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। नेक्स्ट हम किस पे मूव करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स पे। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, तो सेकंड रुकिएगा, बस गेट बंद कर दूं मैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं आपके, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगे, ये भी इमेजिनरी लाइंस होंगी। कैसी, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन ग्लोब। कहां पे, ग्लोब पे इमेजिनरी। ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब होता है आपका रेप्लिका ऑफ अर्थ। अर्थ का एक सेम मॉडल, इतनी बड़ी अर्थ का एक छोटा सा सेम मॉडल, तो वो हो गया रेप्लिका, ठीक है। वो हो गया आपका ग्लोब, जो क्या है रेप्लिका ऑफ अर्थ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हो गई, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑफ ग्लोब, ठीक है। बाकी इसे आप क्या कह सकते हैं, angular distance of a place from prime meridian, ठीक है। ये ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ लैटिट्यूड का पोर्शन, और इसी वाले डायग्राम में चलिए नया बना देता हूँ। नए वाले डायग्राम में आपको बताता हूँ कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है डिटेल में। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, ठीक है। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका मैंने सर्किल बना दिया एक और फिर से उसी के ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपकी अर्थ, ये क्या हो गई आपकी अर्थ, ठीक है। अब इस अर्थ में मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड्स बनाने के लिए ज्योग्राफर्स ने क्या करा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करा। उनके मिड पॉइंट पे, जो मिड पॉइंट जहां आ रहा था वहां एक लाइन खींची इमेजिनरी, जिसको उन्होंने इक्वेटर कह दिया। मैंने आपको अभी समझाया था कि हम वर्टिकली क्यों नहीं कट कर पाए, तो ज्योग्राफर्स ने क्या करा, ज्योग्राफर्स ने ग्रीनविच सिटी के पास एक इमेजिनरी लाइन खींची, जिसको उन्होंने नाम दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। अब क्या करा उन्होंने, इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री पे, इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री पे एक लाइन खींची, ठीक है, जो आपकी कितनी थी 180 डिग्री पे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये बनाया क्यों था, तो ये आपका बनाया था टाइम को देखने के लिए, टाइम को फिक्स करने के लिए कि कब कौन सी कंट्री में क्या टाइम हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, इसको करने के लिए इस ज्योग्राफर्स ने करा, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा
कि जो ग्रीनविच के ऊपर लाइन है 0 डिग्री, वहां पे हम एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हर कंट्री से अब हम कहेंगे कि हर कंट्री अपना अपना एक मेरिडियन अपना एक लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड एक सेलेक्ट कर ले। जैसे इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री पे कर रखा है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो क्या हुआ इससे, क्या इसको टाइम को कैसे मेजर करा, तो इन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो एक रोटेशन जब कंप्लीट करती है तो वो 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है? 360 डिग्री। कितने टाइम में? 24 घंटे में। अर्थ क्या करती है? अर्थ 360 डिग्री रोटेट घूमती है पूरा, कितने टाइम में? 24 घंटे में। तो इन्होंने देखा कि 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट करेगी, तो 1 घंटे में निकल के आया आपका, जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 4 6 24, इसको काट लीजिए, 4 9 36, ठीक है, 3 2 3 3 ये आया आपका 15। कितना? 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमती है अर्थ? 15 डिग्री रोटेट करती है। 1 मिनट में कितना रोटेट करती है? 1 डिग्री कितने टाइम में रोटेट करती है? 1 डिग्री कितने टाइम में रोटेट करती है? तो आवर्स को जब आप मिनट्स में चेंज करेंगे तो ये आता आपका 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो आता 4। तो 1 डिग्री अर्थ कितनी देर में रोटेट करती है? 4 मिनट में रोटेट करती है। तो इन्होंने कहा कि हमने ये ग्रीनविच मेरिडियन जो है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड बना दिया है। अब आगे हम बाकी सब कंट्रीज से कहेंगे कि वो एक अपना स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट कर लें, और वो कितना डिग्री डिस्टेंस पे है ये पता चल जाएगा। जैसे इंडिया का 82.5 है, तो मान लीजिए यदि हमारे यहाँ 12 बज रहा होगा तो हम पता कर लेंगे। तो जैसे इसको इन्होंने 0 डिग्री दिया कि इंडिया में क्या टाइम हो रहा है, तो इंडिया कितनी दूर है? इंडिया का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड जो है वो 82.5 डिग्री पे है। तो इसको हम डिफरेंस करके इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो मैं आपको अभी कराऊंगा कैसे होता है। मेनली आप समझिए कि टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम को चेक करने के लिए कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्लेस पे क्या टाइम होगा, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ये काम लॉन्गिट्यूड्स बनाए गए, ठीक है। अब देखते हैं तो इसमें और क्या चीज है। तो इसमें और ये है कि आपका एवरी फर्स्ट जनवरी ऑफ एवरी ईयर, फर्स्ट जनवरी ऑफ एवरी ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम आइडियल। मतलब डेट किससे डिसाइड होती है? तो डेट आपकी डिसाइड होती है इंटरनेशनल डेट लाइन से। डेट इज डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल डेट लाइन। और टाइम आपका किससे डिसाइड होता है? तो टाइम आपका डिसाइड किया जाता है ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन से, ठीक है। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो हम अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। और क्या चीज कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स इज नॉट सेम, ठीक है। जो दो जैसे हम ऐसे करके लॉन्गिट्यूड्स बनाएंगे अब, ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके, आपने देखा होगा बुक्स में ऐसे करके लॉन्गिट्यूड्स बने होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स इज नॉट सेम। क्यों? देखिए ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहीं पे डिस्टेंस कम है। बाकी मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा कि हर कंट्री अपना अपना लॉन्गिट्यूड, एक ऐसा स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड चूज करेगा। तो जैसे हमने ये चूज करा है, ठीक है। तो बाकी किसी कंट्री है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका हो गया आपका, तो उनका शायद 86 या 88 होगा, ठीक है। सबका बीच का एक फिक्स नहीं है, क्योंकि ये हर कंट्री ने अपने अपने हिसाब से जो उनकी कंट्री के मीडियम पॉइंट पे रहता है वो लॉन्गिट्यूड यूज करा है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, एक चीज और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आइडियल जो है, सारे लॉन्गिट्यूड्स, एवरी लॉन्गिट्यूड्स इज अ स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। बट जोग्राफर्स ने
जब आईडीएल को ड्रॉ करा, इंटरनेशनल डेट लाइन को ड्रॉ करा, तो वो आपकी किसी एक कंट्री से प्रॉपर पास नहीं हो रही थी, ठीक है, या बहुत सारी कंट्रीज से पास हो रही थी। तो ज्योग्राफर्स ने क्या करा, इंटरनेशनल डेट लाइन को हल्का सा जिगजैग बनाया है, ठीक है। सारे लॉन्गिट्यूड्स आपके स्ट्रेट लाइन है एक्सेप्ट इंटरनेशनल डेट लाइन। वो क्या है, वो आपकी जिगजैग है। वो क्या है, आपकी जिगजैग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आज के टाइम में स्टेटमेंट्स में पूछता है, बहुत सारे एग्जाम्स में सॉरी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट करेंट। तो वो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि आइडियल इज अ स्ट्रेट लाइन। तो नहीं, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपकी एक जिगजैग लाइन है और वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में आपका कुछ बचा नहीं है। तो आज के सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। बस एक दो टॉपिक बचे हैं, थोड़ा सा उनको और देख लेते हैं। 5-10 मिनट का क्लास और बचा है। मेरा क्लास आपको थोड़ा सा लेंथी लगता होगा कि बहुत ज्यादा लेंथी, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्लासेस हैं, बट आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सब कुछ मैं आपको बोर्ड पे लिख के बकायदा पढ़ा रहा हूं, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाता है। मैं आपको स्लाइड्स से भी पढ़ा सकता था, बट मैंने बोर्ड पे ज्यादा पढ़ाना प्रेफर करा, क्योंकि बोर्ड पे स्लाइड्स में आप लोग भी डेटा अपने पास स्लाइड्स और इकट्ठा करके रख लेते हैं, बट जब आप अपने हाथ से कोई चीज पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है, हमने अभी बताया आपको कि अर्थ जो है वो, मैंने आपको बताया कि वो गोल है, ठीक है। अर्थ जो है हमारी वो गोल है, ठीक है, थोड़ा सा सर्कुलर शेप है। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हमारे आते हैं, ठीक है। अर्थ हमारी गोल है, ठीक है, स्फेरिकल है हमारी अर्थ हल्की सी, ठीक है। तो स्फेरिकल होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं वो देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा सन है, ये क्या है, हमारा सन है। अब सन रेज जो है हमारी वो अर्थ तक आती हैं। सनरेज आई, सनरेज आई, सनरेज आई, ठीक है, ऐसे करके मैंने बना दिया। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी सन की जो रेज है वो अर्थ तक आती है, तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो हल्का सा स्फेयर है, हमारे अर्थ गोल है। तो कुछ जगह सनलाइट थोड़ा कम डिस्टेंस लेती है और स्ट्रेट आ रही है। तो कुछ जगह हमारे दो तरीके के रीजन्स बनते हैं। एक को हम कहते हैं हीट सरप्लस रीजन, और दूसरे को हम कहते हैं हीट डेफिसिट रीजन, ठीक है। अब हीट सरप्लस रीजन क्या होता है, हीट डेफिसिट रीजन क्या होता है, थोड़ा सा देखिए। हीट सरप्लस रीजन क्या हुआ, जहां पे मैग्नीट्यूड या अमाउंट ऑफ हीट, मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ज्यादा है, मोर है। और हीट डेफिसिट एरिया कौन सा हुआ, जहां पे मैग्नीट्यूड या अमाउंट ऑफ हीट जो है सनरेज की का वो कम है, वो लेस है, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से कुछ रीजन तक मैंने ये रीजन बना दिया। इस रीजन में हीट सरप्लस रीजन बनता है, मतलब यहां पे हीट ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कुछ टेम्परेचर जोन्स हमारे अर्थ पे बने। तो इसको हम, इस वाले जोन्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ये भी कौन सा हो गया हमारा, ट्रॉपिकल जोन। तो ये कहां तक बनता है, तो ये हमारा बनता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। उसके बाद कुछ रीजन्स बनते हैं, तो उन रीजन्स में हीट जो है वो कम पहुंचती है। सनरेज आपने देखा कि सनरेज जब ऐसे यहां पे जब पड़ रही हैं तो वो डायरेक्ट पड़ रही हैं, बट पोलर रीजन्स पे जाके क्या होता है, सनरेज जब पड़ती हैं ऐसे टेढ़ी करके तो वो डिस्पर्स हो जाती हैं और या फिर डिफ्रैक्ट हो जाती हैं।
जिसकी वजह से टोटल पूरी प्योर अमाउंट ऑफ हीट वहां पे नहीं पहुंचती। और दूसरी चीज, डिस्टेंस भी जो है वो आपकी पोलर रीजन पे सनलाइट की ज्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़े से वहां पे हीट डेफिसिट रीजन बनते हैं, मतलब कम गर्मी वाले रीजन बनते हैं। तो इनको ज्योग्राफर्स ने नाम दिया टेम्परेट रीजन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन के बाद आपका नाम दिया पोलर जोन्स, पोलर जोन्स। ठीक है, अब ये आपके टेम्परेट जोन कहां पे है, तो ये है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ और ये है आपका 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, पोलर जोन्स आपके कहां तक हो गया है, 90 डिग्री साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अब क्या हुआ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अर्थ पे जो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर डेवलप्ड ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। तो वो किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू स्फेरिकल और जियोइड शेप ऑफ अर्थ, जियोइड शेप ऑफ सॉरी जियोइड शेप ऑफ अर्थ की वजह से डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स बनते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया पोलर रीजन्स में सनलाइट हीट डेफिसिट रीजन क्यों बनता है, पोलर रीजन में हीट डेफिसिट रीजन क्यों बनता है, क्योंकि सनलाइट जो होती है, सनलाइट आपकी ज्यादा डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मोर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, प्लस सर्कुलर नेचर होने की वजह से यहां पे थोड़ा सा लाइट डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है और डिफ्रैक्ट हो जाती है। इसकी वजह से फुल इंटेंसिटी से लाइट पोलर जोन्स में नहीं पहुंचती है। ठीक है, आइए हमने ये देख लिया कि स्फेरिकल की वजह से हमारे अर्थ पे क्या क्या चीजें, क्या मतलब क्या रीजन होता है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स बनते हैं। तो उसका क्या रीजन था, उसका रीजन था कि स्फेरिकल और जियोइड शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। आइए, तो नेक्स्ट है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। ये जो हमने पढ़ा अभी, ये मैंने बड़ी अर्थ बना दी ज्यादा, रुकिएगा थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी। तो पहले टॉपिक डाल देते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। इंक्लिनेशन की वजह से क्या अफेक्ट पड़ता है। अब मैंने जैसे आपको बताया हमारी अर्थ गोल है, तो गोल की वजह से डिफरेंट टेम्परेचर रीजन्स बने, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स बने। अब नेक्स्ट इंक्लिनेशन, इंक्लाइन होने की वजह से अर्थ के क्या रीजन्स होते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा सन है, ये है हमारा सन, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। आप ये मत कहिएगा कि सर आपने इंक्लाइन